नमस्कार। देश का सबसे पुराना चैनल जी न्यूज, देश का सबसे भरोसेमंद चैनल जी न्यूज और उसी जी न्यूज पर बहस के नंबर 1 शो ताल ठोक में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक चौरसिया। आज अगरतला, कोहिमा, शिलोंग से लेकर दिल्ली तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की धमक सुनाई दे रही है। एक तरफ जहां पूर्वोत्तर के 3 राज्यों में चुनाव में जीत को लेकर मोदी के नाम का डंका बज रहा है, वहीं दूसरी तरफ दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के विदेश मंत्री दिल्ली में बैठक के लिए जुट रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कि ऐसा पहली बार हुआ है जब आपसी तनातनी और यूक्रेन युद्ध के बीच रूस और अमेरिका के विदेश मंत्री G20 के मंच पर साथ बैठ रहे हैं और बातचीत के लिए तैयार दिख रहे हैं या मन बना रहे हैं, जबकि इससे पहले अमेरिका और रूस एक साथ बैठने को तैयार नहीं थे। इसे पीएम मोदी की बड़ी अंतर्राष्ट्रीय और कूटनीतिक जीत के तौर पर देखा जा सकता है। जिस समय दुनिया मंदी से परेशान है, भारत तेजी से अपनी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ा रहा है। खुद मोदी दुनिया के मुद्दों के समाधान के लिए वैश्विक नेता या ग्लोबल लीडर के तौर पर उभरे हैं। यानी कहा जा सकता है कि देश से लेकर विदेश तक, कूटनीति से लेकर राजनीति तक हर तरफ मोदी विजय दिखाई दे रही है। सवाल ये उठता है कि जिस रफ्तार में मोदी आगे बढ़ रहे हैं, क्या विपक्ष के पास मोदी के लिए कोई कार्ड तैयार है? जिस तरह से पीएम मोदी की तरफ हर तरफ जयकार हो रही है, ऐसे माहौल में विपक्ष अपनी हार को कैसे बचाएगा? इन सब के बीच मोदी ने अपने लिए देश में एक नया वोट बैंक भी तैयार कर लिया है। इन सभी मसलों पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको इस मामले की अब तक एक अपडेट और रिपोर्ट दिखाते हैं। ये भी दिखाते हैं कि नॉर्थ ईस्ट, त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड क्या नतीजे रहे और कैसे G20 के मैदान में भी मोदी मोदी या भारत भारत है। भारत किसी भी शांति प्रक्रिया में योगदान देने के लिए पूर्ण रूप से तैयार है। मोदी जी के नेतृत्व में जन समर्थन, जन विश्वास प्राप्त किया है काम के माध्यम से। सबसे पहले मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनको मैं बधाई देना चाहता हूं, उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। All other parties together, of course Congress will lead, we will get the majority, we will follow the constitution, we will follow the democracy. Must come together in this fight against the divisive forces. कहने को तो खड़गे जी कांग्रेस अध्यक्ष हैं कि रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में है। Appealing to everyone, all the regional party, all the opposition parties to come together at one platform, all the like-minded parties. We can defeat them. कि जब आप वोट डालने जाएंगे तो गैस के सिलेंडर को नमस्कार या सलाम करके जाना। ये समझिए कि असेंबली इलेक्शन का बिगल बच चुका है। We have to fight them collectively, and the way to fight them is through non-violence. Every day BJP is knocking our door through ED and CBI. They think all the people are corrupt. कांग्रेस पार्टी दूरबीन लेकर ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। मेरे जैसे लोग बहुत इस देश में आए और चले गए। बिल्कुल इससे नकारते नहीं है कि हम सब एक साथ खड़े हैं और एक साथ बीजेपी का सामना करेंगे। 24 में उनका नंबर कितना आएगा ये तो हम लोग 24 में देखेंगे ही, हम भी रहेंगे, आप भी रहिएगा और घटने वाले हैं आप। तो इस तमाम जीत के बाद आप देख रहे हैं टैली टॉप पर त्रिपुरा चल रहा है, एक तरफ मेघालय, एक तरफ नागालैंड, सभी जगह भारतीय जनता पार्टी की धमक दिखाई दे रही है। मेघालय में अकेले चुनाव लड़ी, लेकिन वहां पर भी ऐसा लगता है सहयोगी पार्टी NPP, जिसके साथ उसने पहले सरकार बनाई थी और बाकी दलों के साथ उसकी सरकार आसानी से बन सकती है। यानी तीनों राज्यों में NDA 3-0 से मोदी का डंका नॉर्थ ईस्ट के चुनाव में। अब सवाल यहाँ पर यह भी खड़ा होता है कि क्या कांग्रेस और बाकी विपक्षी पार्टियों ने इन चुनाव की तैयारी नहीं की? इस पर बात करेंगे। मेरे साथ कई सारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। मेरे साथ के शर्मा जी जुड़ चुके हैं, स्पोक्स पर्सन है नेशनल बीजेपी के। मेरे साथ DK दुबे जी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर झुकाव रखते हैं RSS की तरफ। राजीव रंजन जी, नेशनल सेक्रेटरी जनता दल यूनाइटेड के, वो मेरे साथ जुड़ गए हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता अंशुल अभिजीत मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज सिंह जी सेफोलॉजिस्ट हैं, आप देख रहे थे उनको मेरे साथ, लगातार वो मेरे साथ बने हुए थे सुबह से, वो मेरे साथ जुड़ेंगे। और साथ ही साथ
जूही विश्वास जी जो नेशनल स्पोक्स पर्सन है तृणमूल कांग्रेस की, वो मेरे साथ जुड़ेंगी क्योंकि तृणमूल ने मेघालय में अच्छा प्रदर्शन किया है और त्रिपुरा में भी काफी इस पार्टी ने मेहनत की। लेकिन सबसे पहला सवाल अंशुल मैं आपसे चाहूंगा, मुझे बताइए 3-0 से भारतीय जनता पार्टी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में जीत चुकी है। मोदी जी के बारे में कहा जा रहा है, अमेरिका भी कह रहा है, अमेरिका ने पहले भी कहा है कि भाई आप यूक्रेन युद्ध सॉल्व कर दीजिए, क्योंकि मोदी जी आपने पुतिन के सामने ये बोला था कि अब आज का समय युद्ध का नहीं है, बातचीत का है, डायलॉग का है। प्रधानमंत्री ने फिर कहा है कि हम दुनिया की हर प्रॉब्लम डायलॉग और डिप्लोमेसी से सुलझा सकते हैं। ऐसे में जब मोदी मोदी हो रहा है, आप कैसे रणनीति तैयार करेंगे अंशुल जी? मोदी मोदी हो रहा है, लेकिन चीन तो आपकी जमीन में बैठा हुआ है ना, हमारी सरहदों पे तो चीन छाया हुआ है। आपके 17 राउंड कोर कमांडर टॉक हुए हैं, अगर चीन नहीं बैठा है तो कोर कमांडर टॉक क्यों हो रहे हैं? देखिए, भारत आने से पहले चीन का बयान भी देखिए अंशुल, कल का चीन का बयान देखिए, गलवान पे उसने एकदम से तेवर नरम कर ली है। कल आप चीन के विदेश मंत्रालय का बयान पढ़ लीजिए, कल देर शाम का। अच्छा, नहीं मतलब आप चीन पे विश्वास कर रहे हैं पूरा, यही तो गलती की यहां पर कूटनीति ने और मोदी साहब ने। देखिए ये बहुत गंभीर समस्या है। यूक्रेन तो एक तरफ, यूक्रेन का युद्ध हो रहा है, सारी ये दुनिया मुतासिर है, हम सब जानते हैं। महंगाई भी बढ़ रही है उसकी वजह से, दुनिया भर में। यहाँ की कोई और वजह है, यहाँ तो सरकार की नीतियों की वजह से महंगाई बढ़ रही है, लेकिन दुनिया भर में महंगाई बढ़ रही है यूक्रेन की युद्ध की वजह से। वहां पर आप सुलझाने की जरूर कोशिश करिए, लेकिन यहां पर चीन तो बैठा है, उसके लिए आप कूटनीति क्या कर रहे हैं? यहां पर बेरोजगारी है, यहां पर मंदी है, यहां पर मुफलिसी है, और आप कह रहे हैं मोदी मोदी का गान हो रहा है। ये बताइए, यहां पर आप जानते हैं G20 चल रही है, लेकिन G20 में पर कैपिटा जीडीपी भारत की सबसे कम है सारे G20 मुल्कों में। यहां पर जो फिस्कल स्टिमुलस जो कोविड के वक्त मिला था, वो सबसे कम भारत ने दिया था। यहां पर जो बेरोजगारी दर है भारत में सबसे ज्यादा है G20 मुल्कों में। तो G20 की बात जरूर करिए। लेकिन अंशुल आपको यह भी मानना पड़ेगा कि तमाम G20 देश में जितने देश हैं उसमें भारत की अर्थव्यवस्था हाल फिलहाल में सबसे तेज गति से बढ़ रही है, अमेरिका, चाइना और बाकी लोगों से ज्यादा। यह भी आपको फैक्ट मानना पड़ेगा। दीपक जी, यहां पर 2 भारत हैं। एक भारत जो संगठित क्षेत्र का भारत है, जो अमीर लोगों का है, जो अडानी का भारत है, जो अच्छा कर ही रहा है। वो कहां हम कह रहे हैं, वो तो अब जो उसकी तो प्रमाण आपके सामने है। कितना लोग अच्छा कर रहे हैं। मर्सिडीज की सेल सबसे ज्यादा हो रही है यहां पर, फेरारी की सेल सबसे ज्यादा हो रही है, लेकिन जो गरीब आदमी है, जो असंगठित क्षेत्र है, वो तो बिल्कुल ध्वस्त हो चुका है ना, इनकी आर्थिक नीतियों की वजह से। ठीक है, मोदी जी की नीतियों की वजह से, क्योंकि मोदी जी ने कहा कि मैं ही सब कुछ हूं। अरे मैं ही अकेला हूं और तो कोई बना नहीं रहा है ना, तो हम दोषी किसको ठहरे? आप ये इनकार कर रहे हैं कि यहां महंगाई नहीं है, यहां पर बेरोजगारी नहीं है, ये मंदी नहीं हुई। अभी जीडीपी के आंकड़े आए थे, कल Q3 के आंकड़े आए थे, संकुचन हुआ था। यहां पर जीडीपी का संकुचन हो रहा है, औद्योगिक उत्पादन हो नहीं रहा है, वो नेगेटिव में जा रहा है। केके जी से जवाब ले लेते हैं। आप कह रहे हैं कि ठीक है, केके जी से जवाब लेते हैं। केके जी, आपने असंगठित क्षेत्र के लोगों को भस्म कर दिया है, अंशुल जी का यह आरोप है। दीपक भाई, वैसे मुझे जो मेरी आवाज आ रही है दीपक भाई? जी जी बिल्कुल। हेलो जी जी जी। हाँ, क्योंकि मुझे आपके बीच की चर्चा की आवाज कट के आ रही थी, मैंने कहा है थोड़ा ठीक करा दीजिएगा। लेकिन यदि मेरी आवाज आ रही है तो मैं अपनी बात कहता हूं। बिल्कुल अपनी बात रखिए। देखिए वही कहा अंशुल जी ने, मैं बता दूं आपको, एक नक्शे में बता देता हूं। महंगाई है, बेरोजगारी है, असंगठित को खत्म कर दिया, ये सब बातें उन्होंने कही है। और ये भी कहा कि हमारी अर्थव्यवस्था जो है G20 देशों में सबसे कम है, ये भी कहा उन्होंने। नहीं, देखिए विपक्ष है, विपक्ष का काम ही है आरोप लगाना। विपक्ष का काम ही यही होता है, तो वो अपना काम कर रहे हैं और उनको करना भी चाहिए। लोकतंत्र में सबको स्वतंत्रता है कि आप जो है सत्ताधारी दल के विपक्ष में खूब बातें कीजिए, लेकिन प्रश्न क्या है? मूल प्रश्न है दीपक जी, राजनीति में विश्वसनीयता का। ये बातें पिछले 9 साल से कांग्रेस पार्टी टेप बजा बजा के बोल रही है, कंटिन्यू बोल रही है, लेकिन देश की जनता क्या कर रही है? देश की जनता विश्वास किस पर व्यक्त करती है? देश की जनता को भरोसा किस पर है? इसका उदाहरण बार बार देश की जनता जो है हर उसमें चुनाव में दे रही है। अब ये कहेंगे चुनाव कोई पैमाना नहीं है, भाई जनता, लोकतंत्र में तो जनता जो है वही जनार्दन है।
हमारे जो हम डेवलपमेंट के काम कर रहे हैं, जो हम विकास के काम कर रहे हैं, या जो हम उनके लिए जिस तरह की भी योजनाएं बना रहे हैं, उसके प्रति जन समर्थन किसका है? और जो हम 9 साल अभी कोरोना काल के समय जो हमने जनता का सेवा किया, या जो तमाम हमने काम किए हैं, तो उसका सर्टिफिकेट, उसका प्रमाण तो हमें चुनाव में मिलेगा। आज भी 3 राज्यों के चुनाव हुए हैं, अभी अभी आप जो तीनों राज्यों का आप परिणाम बता रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि ये पिछले एक महीने के अंदर अंदर चुनाव है ना। आपने तो खूब हो हल्ला मचाया, सदन नहीं चलने दिया, पहाड़ उखाड़ लिया आपने पूरा। आप लेके संसद से लेके सड़क तक आप चिल्लाते फिरे, अरे एक झूठी बात को चिल्लाते रहे और चिल्लाते भी रहेंगे आप रास्ते पर। यही 2019 में राफेल को लेके आप झूठ बोलते फिरे। जनता ने क्या किया? हमें पहले से 2082 सीटों से बढ़ा के 303 सीट दिया। इसलिए दिया क्योंकि उसे पता है कि विश्वास किसके ऊपर, भरोसा किसके ऊपर। आपकी विश्वसनीयता जीरो होती जा रही है, दिनों दिन जीरो हो रही है। अभी आप यदि आश्चर्य करेंगे जान के कि नागालैंड में 0 सीट, आपके त्रिपुरा में आप मात्र 1 या 2 सीट में है, जिस मेघालय में आपकी सरकार थी वहां पर आप नहीं है। मतलब आप क्या किस परिस्थिति में बचे? ये मैं अभी 3 राज्यों की आप बात कर रहा हूं। अभी 2022 में 7 राज्यों के चुनाव हुए, ठीक है, 5 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी जीती है। तो मैं ये कह रहा हूं कि समस्या जो है विश्वसनीयता की है, नेतृत्व की है, और नेतृत्व के प्रति विश्वसनीयता की है। आज राहुल गांधी की विश्वसनीयता या कांग्रेस नेतृत्व की विश्वसनीयता न देश में बची है और न इनकी पार्टी में बची है। और यही कारण है कि पूरी पार्टी भी इनकी जो है बिखरती जा रही है, कुनबा संभल नहीं रहा इनका। अभी ये कहते थे कि भारत जोड़ो यात्रा है, भारत जोड़ो यात्रा की जो आंधी चल रही है देश में, आंधी चल रही है, ये 3 राज्य में तो धुआं भी नहीं दिखा। और एक बात कह के समाप्त करूंगा, आज आपने अमेरिका की बात की, अभी अभी 2 घंटे पहले इटली की प्रधानमंत्री का बयान आया है, इटली की प्रधानमंत्री का बयान आया है। उन्होंने भी माननीय प्रधानमंत्री की लोकप्रियता का जो है लोहा बांधते हुए अपना बयान दिया है। तो कम से कम इतना तो बयान है नानी के घर का, इससे ही मान लो। मैं इसलिए कहता हूं कि आप कितना भी झूठ मंडन करें, या देश की जनता जानती है उसको भरोसा किस पर है और कौन उसको जो है भी मुस्कुरा रहे हैं आपकी बात दे सकता है। आपकी बात सुन के अंशुल भी मुस्कुरा रहे हैं। अंशुल आप कोई पाला तो नहीं बदलने वाले कि आप के भाई इसकी बात से इतने प्रभावित है कि नहीं छोड़िए, मैं माइक उतारता हूं, मैं जा रहा हूं, के भाई जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। नहीं, जोक सपाट मजाक में ये बात कही थी मैंने। लेकिन अंशुल, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। एक बहुत पुराना गाना है, समझने वाले समझ चुके हैं, ना समझा वो अनाड़ी है। तो क्या कांग्रेस जानबूझकर ये नासमझी कर रही है? क्या उसको दिख नहीं रहा है कि दुनिया में माहौल क्या है, देश में माहौल क्या है, और आज नॉर्थ ईस्ट के इन राज्यों में माहौल क्या है? नहीं, वो कहते हैं ना, गालिब ने कहा था आगे आती थी हाले दिल पे हंसी, अब किसी बात पर नहीं आती। तो अब वैसे हंसी आ नहीं रही है किसी बात पे। और जो हाल है ना इस मुल्क का, देखिए, एक गलतफहमी में नहीं आना चाहिए। ये कभी मत समझिए कि अगर बीजेपी को वोट आ रहे हैं, भाई जरूर पूछेंगे गलतफहमी में कौन है, कूटनीति पर मोहर लगा रहे हैं लोग। ऐसा नहीं है कि हम लोग इतने खुश हैं, हम इतने गरीब हैं, हमारे पास नौकरी नहीं है, हमारे पास सारी जो बचत है, जो व्यक्तिगत बचत है वो खत्म हो गई है, हम कर्ज पे जी रहे हैं, कोविड में हमारा कोई नहीं रहा, लेकिन इसीलिए हम वोट दे रहे हैं। वोट इसलिए दे रहे हैं क्योंकि भाजपा जज्बातों से खेलती है, भावनाओं से खेलती है, ध्रुवीकरण करती है, और उसका वो हो सकता है उसकी वजह से वोट दे रहे हो। आर्थिक नीतियों पे मोहर नहीं लगा रहे कोई लोग यहां पर। बेरोजगारी की वजह से खुश नहीं हो रहे हैं। बेरोजगारी दर आप जानते हैं कि कोविड से पहले ही आपने ये पढ़ा होगा, ये अपनी सुर्खियों में, कोविड से पहले ही ये 45 साल से ज्यादा ऊपर था बेरोजगारी दर। मुफलिसी बढ़ गई है, ये यूएन की रिपोर्ट है। यहां पर 2 भारत यहां पर होते हैं, और ये ऑक्सफैम की भी रिपोर्ट है। एक भारत जो सारी संपत्ति लेके बैठा हुआ है, दूसरी भारत के पास कुछ भी नहीं है। ये सब हकीकत है, और इसीलिए वोट नहीं मिल रहा है। बहुत सारी वजह है वोट पे। और कांग्रेस जो करेगी, मैं नहीं कह रहा कि कांग्रेस के सामने चुनौती नहीं है, जरूर मुश्किलात हैं, जरूर चुनौतियां हैं, जरूर हमें अपने आप को सशक्त करना है, यहां पर लोगों का विश्वास जीतना है। यही जमहूरियत है, इसी को जमहूरियत कहते हैं। चुनाव में उतार चढ़ाव चढ़ता रहता है। बहुत पुरानी पार्टी है, ऐतिहासिक पार्टी है ये। 130 साल से ज्यादा, 135 साल 37 साल हो गए इस पार्टी को। ऐसी लंबी जो पार्टी होती है, ऐसी परंपरा होती है, उसमें उतार चढ़ाव चलता रहता है।
हो सकता है हम अपने आप को मजबूत करना है, ये हमें आगे देखना है करना क्या है। हाँ, ये नतीजे अच्छे नहीं हुए, लेकिन देखिए महाराष्ट्र में हम बाई इलेक्शन जीते, वेस्ट बंगाल में हम इलेक्शन जीत रहे हैं वामपंथी दलों से जो गठबंधन हुआ है, तमिलनाडु में भी इलेक्शन जीत रहे हैं, वहां पर भी जो बाई इलेक्शन हुए। तो ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे, अरे ये राज्य जीत रहे हैं, बाई इलेक्शन जीत रहे हैं अंशुल। एप्पल को ऑरेंजेस से कंपेयर कर रहे हैं आप। मेरे हॉस्टल में ना एक सब्जी बनती थी, वो बनती थी कद्दू और अंगूर की। तो मैं उससे पूछता था कि भाई कैसे बनाई आपने सब्जी, इसमें अंगूर तो दिख ही नहीं रहा है। बोले साहब एक कद्दू पे एक अंगूर है। तो ये वही कॉम्बिनेशन है कि आप वो जीत रहे राज्य, आप कंपेयर कर रहे हैं बाई इलेक्शन से। मैं सीधे केके जी के पास जाऊंगा। केके जी एक शॉर्ट सब्जियां भी नहीं खरीदता, अब तो गरीब आदमी के पास सब्जियां खरीद नहीं है। आपने तो खरीदा, वो आबाद के दिन थे, वो खुशहाली के दिन थे। अच्छी बात है, ये इसने जिक्र किया दीपक भाई। अब तो कौन जाता है सब्जी खरीदने, गेहूं खरीदने, जिसकी 40% एक साल में जिसका दाम बढ़ गए हैं। दूध के दाम एक साल में 8 रुपए बढ़ गए हैं, और मीट, मछली, सब्जियां, अनाज, सब मसाले, सबके दाम बढ़ गए हैं। कौन जाता है खरीदने? प्याज के दाम कम हो गए हैं, लेकिन गरीब आदमी सिर्फ प्याज नमक के साथ खाएगा कि रोटी भी खाएगा? पहले कहते थे ना, जो गरीब आदमी होता है प्याज नमक और रोटी के साथ खाता है, लेकिन अब सब्जियां नहीं है, अब रोटी भी नहीं है, अब चावल भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो ये हाल हो गया है इस मुल्क का। तभी पाकिस्तान हमको बोल रहा है कि भैया थोड़ा आटा तो भेज दो। तभी पाकिस्तान बोल रहा है, उनके पास तो प्याज और नमक भी नहीं है मेरे भाई। चलिए अंशुल, मैं आगे बढ़ता हूँ। मेरे ख्याल से देखिए अंशुल, एक बात कह देता हूं, एक छोटा जवाब, फिर मैं राजीव भाई के पास जाऊंगा। मनोज सिंह जी भी दिखाई दे रहे हैं। बहुत छोटा सा जवाब दे देता हूं। ये आज भारत की अर्थव्यवस्था विश्व के 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बनी है, इन्हीं 1-2 वर्षों में बनी है। अब अंशुल जी ये बता दें कि ये 5वीं अर्थव्यवस्था कैसे बनी। पूरे आप तो कह रहे हैं कि अर्थव्यवस्था तहस नहस हो गई। जब अर्थव्यवस्था तहस नहस हो गई तो वो विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था इंग्लैंड को पछाड़ के हम बन रहे हैं। तो कम से कम बोलने के पहले कुछ तो सोचिए। जितनी वर्ल्ड की रैंकिंग है, वो फाइनेंस रैंकिंग जो संस्थाएं हैं उनकी रेटिंग से देख लीजिए। सब जो है कह रहे हैं कि भारत सबसे ग्रोथ करने वाला देश। यहां की मुद्रास्फीति आसपास के जो विभिन्न बड़े बड़े देशों से जो है कम है। लेकिन आपके क्या है, समस्या यह कि कांग्रेस की जो अर्थव्यवस्था है वो ध्वस्त हो चुकी है। कांग्रेस की अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, कांग्रेस की राजनीतिक व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। तो आप जिस उसमें परिस्थिति में जी रहे हैं, आपके आंख का चश्मा भी उसी तरह का है, मानसिकता भी वही बनी गई है आपकी। आपको देश टूटा हुआ दिखता है। आप राजनीतिक रूप से टूट गए, मानसिक रूप से टूट गए, तो देश टूटा दिख रहा है आपको। देश में नफरत के बाजार में आप जो है पता नहीं कौन सी मोहब्बत की दुकान बेचने निकले थे, सारा नफरत का सामान लेके। तो आपको जो आपका नजरिया, जो आपकी परिस्थिति, वही उसी चश्मे से आप देख। ठीक है अंशुल, लेकिन देश की जनता और विश्व जो है भारत को दूसरे चश्मे से देख रहा है। ठीक है, मैं दोनों को 1 to 1 नहीं बनाना चाहता हूं। मैं आऊंगा, दोनों के पास आऊंगा। मैं सबको बता दूं, मेरे पास बहुत वक्त होता है बहस के लिए। हम दिल खोल के बहस करते हैं, दिल खोल के बहस करते हैं। जूही जी मेरे साथ जुड़ी हैं, लेकिन उससे सबसे पहले मैं राजीव भाई के पास जाऊंगा। राजीव भाई, मैं आपसे समझना चाहता हूं, आज के परिणाम देखने के बाद, ट्रेंड देखने के बाद, देश भर का सब कुछ, आपको भी कभी कभी लगता होगा कि नीतीश कुमार जी ने रॉन्ग नंबर तो नहीं डायल कर दिया तेजस्वी यादव का? देखिए, मुझे तो ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो लोकप्रियता है वो उतार पर है। उनके साम्राज्य से एक राज्य और निकल गया। अब देखिए, इन तीनों राज्यों में उनकी सरकारें थी, और मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा। ना, इसमें कौन सा राज्य निकला? मेघालय लगभग निकल चुका है। अब जोड़ तोड़ की राजनीति करेंगे तो वो अलग बात है। नहीं राजीव जी, मैं आपको बता दूं, एक बात तो इन्होंने सहयोगियों के साथ चुनाव नहीं लड़ा जी, लेकिन इनके सहयोगियों को जो पुराने थे, जो जुड़ जाते हैं, वो अगर जुड़ जाएं तो इनकी आसानी से सरकार बन रही है वहां पर। ये फैक्चुअली ये स्टेटमेंट मुझे अपने तरीके से विश्लेषण करने दीजिए। ठीक है, करिए, स्वतंत्र है आप, माफ कीजिए बीच में बोला। देखिए, हमारा ये मानना है दीपक जी, आपने जब वहां 60 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया तो आपको यह एहसास था कि आप भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के नाम पर अपने बलबूते चुनाव लड़ पाएंगे। लेकिन अगर आप 3 सीटों के आसपास सिमट रहे हैं तो इतनी बात तय है कि आपने गलत फैसला किया और जनता की भावनाओं को आप समझ नहीं पाए। तो कुल मिलाकर के अगर 3 राज्य से आपका एक राज्य निकल गया
तो आपकी जीत को कितना हम महिमा मंडित करें, जहां त्रिपुरा में एक तरफ आपके वोट बैंक में एक बड़ा जो सेंध है, एक बड़ी सेंध वहां लगाने का काम वहां जनजातीय हितों की रक्षा करने वाली पार्टी ने लगाई और भारतीय जनता पार्टी की सीटें वहां घटी हैं। नागालैंड में आप जूनियर पार्टनर हैं। तो हमारा ये कहना है कि उत्तर पूर्व में तो पूर्व में भी दिल्ली में जिसकी सत्ता होती थी उसका प्रभाव पूर्वोत्तर पर होता था। उस नजरिए से अगर नतीजे का विश्लेषण करें तो एक प्रचंड जीत आपको त्रिपुरा में दर्ज करनी चाहिए थी पहले से बेहतर, और दूसरी तरफ मेघालय से लेकर नागालैंड आप अपनी चमक बिखेर पाते। लेकिन मुझे लगता है कि वहां भारतीय जनता पार्टी से बेहतर स्थिति अगर एनसीपी और वहां आप कहें अगर कांग्रेस की है मेघालय में, तो मैं समझता हूं ये कहीं ना कहीं आपकी कमजोरी का प्रतीक है। ये अलग बात है कि आप जोड़ तोड़ करके वहां फिर से पुराने दोस्तों के साथ आप सरकार बना ले, तो फिर आप अगर कहेंगे कि बिहार में ऐसा हुआ और वहां वैसा हुआ, उस पर मैंने कहा कि अगर पुराने लोग जो 74 से लेकर 94 तक लालू यादव और नीतीश कुमार एक साथ थे, वो रिश्ता अगर लोगों के लिए सहज नहीं हो सकता है, तो कल जो ताजा आपका आकलन था कि आप अपने बलबूते जीत सकते हैं, तो फिर इसको हम क्या कहें? ठीक है, चलिए मैं आगे बढ़ता हूं। अब राजीव भाई ने अपना जवाब दे दिया। मैं डीके दुबे जी के पास जाऊंगा, क्योंकि भाई फिर मैं आता हूं, हमारे पास बहुत छोटा सा करेक्शन कर देता हूं मात्र, क्योंकि राजीव जी को शायद रिजल्ट की जानकारी ही नहीं है, उनको परिणाम की जानकारी ही नहीं है। इसे कहें तो मैं छोटा सा करेक्शन कर देता हूं। हाँ बोलिए बोलिए, जल्दी बोलिए। पहली चीज तो ये बता दूं कि जिस नागालैंड में कांग्रेस की बात कर रहे हैं वो 0 सीट पर खड़ी है, तो पहले तो उनको यही नहीं जानकारी है। दूसरी एनसीपी को हमसे ऊपर नहीं, मैंने नागालैंड का जिक्र ही नहीं किया, मैंने मेघालय का जिक्र किया। फिर यही गलत बात आप करते हैं, अननेसेसरी क्यों जबरदस्ती कोई बात थोपते हैं? नहीं, मैंने मेघालय में आपकी हैसियत के बारे में बताया। अच्छा, हमारा मेघालय में कितनी सीट थी? और आप नागालैंड में जूनियर पार्टनर हैं, यही बात तो मैंने कहा। अरे तो हम तो वहां गठबंधन के सरकार चला ही रहे हैं ना, हम तो गठबंधन में सरकार चला रहे हैं, और वहां पर भी जो यही मैंने कहा जिसको आपने दूसरे तरीके से तोड़ा बड़ा हुआ है। नहीं, थोड़ा मोड़ा नहीं, आपको मैंने बताया ना कि वहां बड़े। अब आपको ये भी दिख रहा है कि त्रिपुरा में जो है भारतीय जनता पार्टी जो है, ठीक है, हम पिछली बार 36 सीट जीते थे, इस बार 34 सीट पर है, तो लेकिन दूसरी बार हम वहां सरकार रिपीट बढ़े कि घटे? मुझे विश्लेषण करने का अधिकार है या नहीं? पक्ष है, आपको केवल मुझे विश्लेषण करने का अधिकार है या नहीं? जमा हुआ है तो आपकी सीटें बढ़ी हैं या घटी हैं? नहीं, आपकी सीटें बढ़ी या घटी? क्या सरकार हमारी है या आपकी बन गई? सरकार हमारी है या आपकी बन गई है? वहां पर आप न 3 में न 13 में, वहां पर न 3 में न 13 में। आप खुश रहिए, बैठे यहाँ पर आप दूसरी बार सरकार बना रहे हैं। अगर आपको ये जीत चमत्कारिक दिखती है तो ये जीत आपको मुबारक हो। ठीक है, मैं सीधे हम अकेले तो बड़े हैं ना, और पिछली बार जो गठबंधन की हमारी सरकार थी वो रहने वाली है। लेकिन आपका नजरिया, क्योंकि ये है इतनी संकुचित नजरिया है, और मोदी विरोध इतना भरा पड़ा है आपके अंदर, घृणा इतना भरा, ठीक है, मैं अपने नजरिए पर आपको ये नजरिया आपका होता है। मैं अपने नजरिए पर आपका नजरिया आपको मुबारक, आपका घृणा आपको मुबारक जनाब, धन्यवाद। आपकी घृणा और आपकी जो पूर्वाग्रह आपको मुबारक, हमें क्या लेना देना आपकी घृणा से? धन्यवाद, धन्यवाद। अरे राहुल गांधी जी कह रहे हैं मोहब्बत की दुकान खोलिए। राजीव भाई, ये आपको घृणा का टैग दे रहे हैं, तो अलायंस कैसे होगा? ये थोड़ा लाइटर नोट पे था, राजीव जी थोड़ा सीरियस दिखाई दे रहे हैं। डीके दुबे जी के पास चलता हूँ। डीके दुबे जी, राजीव जी के पर्सपेक्टिव को कैसे देखेंगे आप? देखिए, प्रोस्पेक्टिव तो सब अपना अपना है, विपक्षी पार्टियां हैं, उनका अपना विचार रहता है, उनको क्रिटिसाइज करना ही है। भले आप सूट बूट में बढ़िया सुंदर लग रहे हो, लेकिन उनको वो तिल दिखाई देता है जो कहीं पर बना हुआ है, तो और वो अगर उसमें से पूरे सूटेड बूटेड व्यक्ति में तिल भी ना देख पाए तो फिर विपक्ष होना बेकार है। इसलिए वो विपक्ष में है, विपक्ष का रोल है, और वो जो ढूंढ पा रहे हैं वो ढूंढ रहे हैं। हाँ, ये जरूर है, वो ये नहीं कह पा रहे हैं कि आप रिप्लेस हो गए, वो ये नहीं कह पा रहे हैं कि आप बेकार हो गए, वो ये नहीं कह पा रहे हैं कि आप में बहुत सारी कमियां, वो कह रहे हैं आपके में 1 सीट कम हो गई, आप 2 सीटें कम कर गए। लेकिन ये देखिए कि एंटी इनकम्बेंसी एक फैक्टर होता है। एंटी इनकम्बेंसी को क्रॉस करके जब सरकार बनती है तो वो उसकी बहुत बड़ी उपलब्धि होती है।
मैं समझता हूं कि जो डोनर बनाया है ये डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन का जो मिनिस्ट्री बनाई है, और उस मिनिस्ट्री ने जो तय किया है कि सारे मंत्रालय के जो मंत्री हैं और जो डिपार्टमेंट हैं वो वहां पर पूर्ण समय देंगे, मतलब एक एक महीने का समय देंगे। ये नॉर्थ ईस्ट के लिए तो एकदम नया काम था ना। और नॉर्थ ईस्ट में आपको बताऊं कि मैं जहां तक जानता हूं कि एक एक सिलेंडर जब मार्केट में रेट, सरकारी रेट 200 रुपए हुआ करता था, तो 3000 रुपए का होता था ऊपर। और क्या होता था कि सब यहां से वहां लेकर जाएंगे और ऐसा करें, रिफिलिंग सेंटर्स खोल दिए गए हैं। तो मुझे लगता है कि नॉर्थ ईस्ट में जितना काम सरकार ने किया है अलग से मंत्रालय बनाकर, उसका परिणाम आना स्वाभाविक था, इसलिए वो परिणाम उसका है। जहां तक ये जो चर्चा हो रही है कि साहब आप ध्रुवीकरण कर लेते हैं, नॉर्थ ईस्ट में कैसा ध्रुवीकरण, कौन से आधार पर, किस बेस पर ध्रुवीकरण किया जाएगा, ये भी तो समझ में आना चाहिए ना। तो ध्रुवीकरण नहीं है, जब आप किसी को डेवलपमेंट दिखाते हैं तो स्वाभाविक रूप से लोग आपकी तरफ आकर्षित होते हैं। हाँ, ये फैक्टर जरूर रहता है पहली बार सरकार बनने में कि साहब आप केंद्र में हैं इसलिए आप इन्फ्लुएंस में ले लेंगे, लेकिन केंद्र में होने से इन्फ्लुएंस में लेने के लिए दोबारा और तिबारा आप उसी रेट वेटेज में नहीं आते जो वहां पर सरकारें आ रही हैं। ठीक बात है। इसका मतलब बिल्कुल है, लेकिन जो भारत छवि और देश का जो विकास का मॉडल और जो नॉर्थ ईस्ट का मॉडल है वो दिख रहा है, लोगों को समझ में भी आ रहा है, और ये लोग कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं साहब, आज जो टीवी चैनल पर बैठ कर जो भी कह रहे हैं उनको नहीं कन्विंस कर पा रहे जिनको वोट डालना है। मुझे मुस्कुराहट आ रही थी, मैं एक सवाल पूछूंगा आगे चल के, तब आप लोग थोड़ा सा हंस लीजिएगा क्योंकि होली भी आने वाली है, थोड़ा हंसी मजाक अंशुल चलता रहना चाहिए। मैं सीधे जूही जी के पास चलूंगा। और डीके दुबे जी, आपको ये कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है कि टीएमसी ने मेघालय में मुकुल संगमा को लाकर त्रिपुरा में बहुत मेहनत की और उसका परिणाम उनको मेघालय में देखने को भी मिला। लेकिन जो विश्वास जी, ये जो दुकान है मोहब्बत वाली, मैं अंशुल के लिए मजाक में लाइन बोल रहा हूं, उसने तो आपसे इकट्ठी कर ली है, बोला आप तो बीजेपी की बी टीम है। क्या कहेंगे उनके इस आरोप पर कि आप बीजेपी की बी टीम है? देखिए, मैं दीपक जी पहले कहना चाहूंगी कि हम लोग एकदम छोटे आंचलिक दल है और हम लोग छोटे छोटे राज्यों में जहाँ पे बीजेपी गवर्नमेंट है उसी पे हम लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हम लोग कोई कांग्रेस गवर्नमेंट वाले छत्तीसगढ़ पे या राजस्थान पे या हिमाचल में हम लोग नहीं गए, या गुजरात में भी हम लोग नहीं गए। तो हम लोग नॉर्थ ईस्ट के जितने भी स्टेट्स हैं, आने वाले दिन में हम लोगों का वही मतलब प्लानिंग है, जितने भी नॉर्थ ईस्ट के स्टेट है सारे राज्य में हम लोग आने वाले दिन में चुनाव लड़ेंगे। आगे जाके हम लोग मेघालय में बहुत कम टाइम में, मात्र 6 महीने का टाइम हम लोगों को मिला और उसमें 15% शेयर हम लोगों को मिला, वोट शेयर का अगर आप देखेंगे तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम हुआ है, जैसे जो हमारी आज सीएम ने भी बताई कि हम लोगों के साथ कांग्रेस का नाम जुड़ा हुआ है, तृणमूल कांग्रेस बोल के, तो लोगों को, मेघालय के लोगों को कुछ कंफ्यूजन हुआ है क्योंकि वो कांग्रेस में, ममता बनर्जी पहले कांग्रेस में थी, उनके पुरानी छवि भी यूज किया गया, तो ऐसे थोड़ा वहां पर कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए आने वाले दिन में हम लोगों को और मेघालय में और काम करना पड़ेगा आगे जाके। तो हम लोग कुछ ही साल में हम लोग विपक्षी एक स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट के हिसाब से मेघालय में तृणमूल कांग्रेस उभर के आएंगे, ये हम लोगों का आशा है। त्रिपुरा में हम लोगों ने बहुत मतलब प्रचार किए हैं, लेकिन त्रिपुरा के भी कुछ इश्यूज थे जैसे वहां पर, तो वहां पर सक्सेस हम लोगों को नहीं मिला। लेकिन इसका मतलब नहीं कि हम लोग त्रिपुरा छोड़ देंगे, आने वाले दिन में हम लोग त्रिपुरा नहीं जाएंगे। हम लोग सारे नॉर्थ ईस्ट के जितने भी स्टेट्स हैं वहां पर आने वाले दिन में और आगे जाके हम लोग काम करेंगे, ठीक है, लोगों के लिए काम करेंगे। और एक दो बात मैं कहना चाहूंगी, पोल रिलेटेड नहीं है, फिर भी आज देखिए सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट आया है इलेक्शन कमीशन को लेके, वो भी हम लोग बहुत तहे दिल से इसका शुक्रिया करते हैं और सुप्रीम कोर्ट का, और हम लोग स्वागत करते हैं ये इलेक्शन कमीशन के जो बोले हैं उन्होंने कि वैसे सब कमेटी बना के इसका रिकमेंड करके आगे आने दिन में इलेक्शन कमीशन का ये चुनाव चुना जाएगा। और दूसरी बात हम लोग ये कहना चाहेंगे, देखिए आज हमारे वेस्ट बंगाल में भी एक सीट था जिसका बाईपोल के बारे में अंशुल जी बता रहे थे। देखिए यहाँ पर कांग्रेस जीता जरूर है, लेकिन यहाँ पर सीपीएम के साथ इनका गठबंधन था और बीजेपी का जो 22% शेयर था वोटिंग का, सागरदिघी में अगर आप देखेंगे उस पर्टिकुलर चुनाव में, लास्ट चुनाव में 22% वोट बीजेपी को मिला, इस बार उसमें 13% बीजेपी को मिला, मतलब बीजेपी का वोट ट्रांसफर हुआ है कांग्रेस और सीपीएम। चलिए, मैं इतने डिटेल में नहीं जाऊंगा। जूही जी रुकिए, सभी मुद्दे एक साथ नहीं, मैं आगे आऊंगा आपके पास, आगे बात करूंगा। लेकिन मैं सबसे पहले, अब सबको हमने सुन लिया, मनोज जी आपने राजीव रंजन जी का पर्सपेक्टिव भी सुन लिया, आपने अंशुल
उनका भी पर्सपेक्टिव सुना, केके जी का सुना, टीके दुबे जी का भी सुना। मनोज जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा किसका पर्सपेक्टिव आपके हिसाब से, एग्जिट पोल आपका बिल्कुल सटीक साबित हुआ, जी न्यूज ने अपने एग्जिट पोल में जो जो दिखाया था वो तमाम बातें जो हैं सच साबित हुई, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई मनोज जी। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा किसका पर्सपेक्टिव आपको सबसे बेहतर लगा? क्या विपक्ष समझ पा रहा है कि क्या हुआ नॉर्थ ईस्ट के अंदर? सब दीपक जी, सबसे पहले तो मैं टीएमसी को बधाई देता हूं कि वो काफी अच्छे तरीके से चुनाव लड़ा, सोच समझ के लड़ा, और उन्होंने एक्सेप्ट भी किया कि ये मेरा पहला चुनाव था जो गठबंधन के रूप में वहां पे मैं प्रवेश की थी और आगे इस पर हम लोग काम करेंगे। लेकिन राजीव जी का बात ही मुझे समझ में नहीं आया। 8 नॉर्थ ईस्ट की स्टेट है जिसमें बीजेपी 6 स्टेट में हो गई, ये आप सिकुड़ते जा रहे हैं। 2 स्टेट बचा है, उस पर भी कल बीजेपी आएगी कि नहीं आएगी वो चुनाव के बाद के पता चलेगा, और आप उसकी आलोचना में व्यस्त हैं। चीजों को समझिए, अपने को तैयारी कीजिए। जेडीयू को तो तब खुशी मनानी होती कि भाई बीजेपी वहां से पूरी तरह से त्रिपुरा से आउट हो गई, जो वहां अकेला वो पार्टी हुआ करती थी। आज वो 33 सीटों के साथ फिर बहुमत के साथ वो सरकार बना रही है। नागालैंड में उसकी अलायंस के साथ उसका परफॉर्मेंस अच्छा है, और मेघालय को लेकर आप बैठ गए हैं। इतना खुश होने की क्या जरूरत है? 2 सीट उसने पिछले बार पाया था, 2 सीट अभी था और उसकी सरकार में एंट्री होगी नहीं होगी, ये बीजेपी को सोचना है कि अलायंस के साथ हम कैसे जाएं। अरे राजीव जी को तो ये सोचना चाहिए कि बिहार से हम झारखंड कहां जाएं। कम से कम मेरा बगल का स्टेट है, वहां तो आप पांव जमा लीजिए। आप तो पूरी तरफ से गायब पड़े हुए हैं। और आपको बता दें कि झारखंड की एक सीट थी जहां पे कांग्रेस जीती हुई थी, रामगढ़ विधानसभा में, वहां एनडीए की जो आसू और बीजेपी अलग होकर पिछली बार चुनाव लड़े थे और वहां पे रघुवर दास की सरकार हार गई थी, बीजेपी की सरकार हार गई थी। इस बार दोनों अलायंस एक साथ चुनाव लड़े हैं और रामगढ़ की सीट एनडीए ने जीत दर्ज की है। यदि इसी तरह का अलायंस बीजेपी करेगी तो आप हिमाचल की स्थिति में हम लोगों ने चर्चा कर रखा था, एक एक स्टेट बीजेपी अपने हिसाब से सजाते जा रही है। और हमारा क्या क्या है, हम सांप्रदायिकता के ऊपर बात करते हैं, हम डेवलपमेंट के ऊपर क्या अडानी के ऊपर चले जाते हैं। आप चीजों को, दीपक जी, सबसे ज्यादा बेरोजगारी किसको दिखती है? जो पढ़े लिखे लोग नहीं है उनको बेरोजगारी दिखती है। आप नोएडा के उन क्षेत्रों में चलिए, पहले हम लोगों को कॉलर मिल जाते थे कॉल सेंटर के लिए, एक खोजिए 10 मिलते थे। आज पिछले 6 महीने से कोई ऑफिस नहीं है जहां बोर्ड ना लगा हो कि हमें कॉलर की आवश्यकता है कॉलिंग के लिए। ये स्थिति बनी हुई है। अडानी में सबसे ज्यादा किसका पैसा लॉस गया? जिसका पैसा नहीं लगा है। जिसने पैसा लगा लिया है वो शांत बैठा हुआ है, लेकिन जिसका पैसा नहीं लगा उसका सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। सबसे ज्यादा हम समीक्षा उसी पे कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं तो जेडीयू, मैं टीएमसी की बधाई इस बात को देना चाह रहा हूं कि इन्होंने काफी मेहनत किया है, तरीके से किया है, कांग्रेस को वोट को अपने तरफ शिफ्ट किया है लेफ्ट के साथ मिलकर। और जो चुनाव को अब जो लग रहा था कि इनको मुझे नॉर्थ ईस्ट में जाना चाहिए, क्योंकि ये बंगाल में शासन करी और बंगाल के बगल की सारी सीटें हैं, तो उसको ये फोकस करके ये जिस तरीके से चल रही है, ये काफी सराहनीय काम है वहां पे। ठीक है, आपने अपना विश्लेषण दिया। राजीव जी, क्या कहेंगे आप मनोज जी की बात पर? समझ पा रहे हैं, नब्ज पकड़ पा रहे हैं राजीव भाई? मेरे 30 वर्षों के जो टीवी पर एक स्पोक्स पर्सन की जो भूमिका है, मैं नहीं समझता हूं कि इस तरीके के विश्लेषण से मैं कभी भी सहमत हो सकता हूं। और मनोज जी को मेरे पर्सपेक्टिव से क्या परेशानी है मैं नहीं जानता हूं, लेकिन इस देश में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता संविधान इसकी अनुमति देता है। और मनोज जी, मैं अगर ये कहता हूं कि देश में जिन राज्यों में आपकी सरकारें थीं उसमें से एक राज्य कम हो गया, तो ये तथ्यात्मक है। अगर मैंने कहा कि आप त्रिपुरा में पहले से कमजोर हुए हैं, तो ये तथ्यपूर्ण है। जहां तक जनता दल यूनाइटेड का सवाल है, निसंदेह देश के कुछ राज्यों में हम इसके पहले भी चुनाव लड़ते रहे हैं और वह चुनाव में हम जीते भी हैं। इसके उदाहरण झारखंड के तौर पर हम कह सकते हैं, हम अरुणाचल को कह सकते हैं, हम इसके पहले मणिपुर का चुनाव परिणाम कह सकते हैं। यह अलग बात है कि चुनाव परिणाम के बाद जिस तरह से एक जनादेश के अपहरण की कोशिश भारतीय जनता पार्टी करती है, 2 राज्यों में विधायकों को मिलाने का काम उन्होंने किया। इस बार अडानी पर आपका विश्लेषण सुना। राजीव जी, आपने अपहरण की बात की, इस बार अपहरण किसने किया बिहार के अंदर? आपने किया या नहीं किया? नहीं,
यहाँ तो अपहरण हुआ ही नहीं है। क्यों नहीं हुआ यहाँ भाई? किसका अपहरण? आप बीजेपी के साथ मिलकर हमारे चुनाव साथ लड़के पार्टियों आए, का अलायंस आपने हुआ, जीता। और उसके पहले तो दीपक जी, उसके पहले तो हम लोग राजद के साथ लड़ रहे थे, और बीजेपी जब तो हमारे बीजेपी के साथ क्यों चले गए थे? मेरा वही सवाल है, नेचुरल सवाल है भाई। राजद के साथ लड़ा था तो बीजेपी से दोनों सरकार क्यों सवाल बना आप ली मुझसे थी? पूछेंगे, कभी कोई सवाल भाजपा से भी तो पूछिए। 4 सवाल कि पूछे अगर सर। नीतीश कुमार जी इतने बुरे थे तो नीतीश कुमार जी बिहार में उनकी जीत की गारंटी कैसे बन जाती? 30 साल पुराने मित्र हैं, मैं 30 साल से उनको जानता हूँ। सुन लीजिए, और एक बात बताऊं, एंकर को, पत्रकार को, और हम लोग भी मीडिया आपके को कह देने से वोट नहीं मिलता है। वोट के लिए आपको जनता को कन्विंस करना पड़ेगा, वो तर्क देना पड़े जो जनता के गले उतर पाए। राजू भाई, बिहार में देखिए दीपक जी, मैं आपके सवाल का बहुत छोटा जवाब देता हूं। अगर एंटी इनकम्बेंसी के बाद उड़ीसा में, त्रिपुरा में अगर भाजपा जीतती है तो उनकी प्रचंड जीत, इसे आप मान लेंगे। बिहार में लगातार 20 साल से नीतीश कुमार जी जीतते हैं, इससे बड़ी एंटी इनकम्बेंसी नहीं हो सकती है। इसके बावजूद जिस गठबंधन के नेता नीतीश कुमार जी हैं, उस गठबंधन को जीत मिलती है, तो इसमें क्या ऐतराज है किसी को? दीपक जी, सबसे मैं नहीं समझता हूं कि मनोज सिंह को अडानी प्रकरण से लेकर तमाम सवालों पर विपक्ष को कोसने का कोई अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, उसी का इस्तेमाल वो कर रहे हैं। पूरे देश के सामने जो केंद्र सरकार की भूमिका है वो स्पष्ट हो चुकी है। किस तरह से नियामक संस्थाओं का दुरुपयोग हुआ, किस तरह से बैंकों का इस्तेमाल हुआ, किस तरह से तमाम कोर सेक्टर्स किसी एक पूंजीपति को सौंप दिए गए, किस तरह से पूरी दुनिया में आपकी भद पिटी। उसके बाद मनोज सिंह जैसे लोग, मैं तो डेली ऐसे विश्लेषण सुनकर आदत हमारी बन गई है, ऐसे विश्लेषण हम सुनते रहते हैं। तो कोई आपने अलग से कोई बात नहीं कही है। दीपक जी, जिस तरीके से इन्होंने कहा कि ये सारे समीक्षा बीजेपी वहां पे बहुमत से अपने आप को अलग हो रही है, सरकार में जो अलायंस थी उनके एनपीपी के साथ नहीं हुआ, तो अधीर राजीव जी कहते हैं कि ये जो है बीजेपी की वहां पे हार है और सत्ता से बाहर जाते। मैं पूछना चाहता हूं कि बिहार में जब जेडीयू सत्ता में आई थी और उनकी सीटें घटी थी, बीजेपी की बढ़ी थी, तो क्या एंटी कंबेंसी नीतीश जी के साथ था और नीतीश जी को सत्ता नहीं संभालनी चाहिए थी? क्या ये एंटी कंबेंसी नहीं था वहां? बताइए राजीव जी, बीजेपी का सीएम बनवा देते। देखिए, नहीं, नीतीश कुमार जी ने उस समय स्वयं कहा था कि वो मुख्यमंत्री बनने के लिए इच्छुक नहीं है। गठबंधन के हित में या जो भी ब्लूप्रिंट उनके पास था, जो उनका नजरिया था, जो उनकी सोच थी कि नीतीश कुमार जी को सुनियोजित तरीके से चुनाव में पहले हम लोगों ने कमजोर किया है, और उसके बाद सरकार के अंदर रह करके 2 मुख्यमंत्री और बड़ी संख्या में कैबिनेट सदस्यों के साथ नीतीश कुमार जी की छवि के क्षरण की कोशिश करेंगे। अच्छा, समय तो रहते नीतीश कुमार जी ने यह समझ लिया। तो चुनाव मनोज सिंह कैसे विश्लेषक है मैं नहीं जानता, लेकिन इन्हें यह पता नहीं है कि एलजेपी की वजह से जेडीयू की सीटें घटी थी, जिस एलजेपी के साथ मित्रता की पींगे आज भारतीय जनता पार्टी के नेता फिर से बढ़ा रहे हैं। ठीक है, मैं सीधे के शर्मा जी के पास चलता हूं। के जी, राजनीतिक बातें राजीव जी ने कही है, आप एक एक करके अगर जवाब देना चाहे जवाब दे सकते हैं। और मैं आपसे बड़ा सीधा सवाल पूछ रहा हूं कि भाई नीतीश कुमार के नाम का इस्तेमाल तो आपने भी किया ना बिहार के अंदर, अगर किया कि नहीं किया ये बताइए। आपने 2 प्रश्न उनसे पूछे। उनसे आपने पूछा कि आप जो है आरजेडी के साथ गठबंधन छोड़ के भाजपा के साथ क्यों गए, तो उसका उत्तर उनको देने की स्थिति में नहीं थे। उन्होंने कहा हर प्रश्न मुझसे ही पूछेंगे, क्योंकि वहां इनकी पोल खुलती है पलटू राम जी की। मैं नहीं कहता पलटू राम जी, मैं सम्मान करता हूं नीतीश जी का, लेकिन आज जिसके साथ गठबंधन में बैठे हैं वही तेजस्वी यादव, इनको पलटू चाचा कहते थे। तो इसलिए वो पलटू चाचा जी के जो पलट था उसका जवाब ये उसमें नहीं दे पाए। दूसरी बात, अभी जो इन्होंने पता नहीं है ये आदत हो गई है कुछ लोगों की आपकी सीट कम हुई है या जानबूझकर उकसाने। अरे भैया, तेजस्वी यादव के बात कर लेते, भारतीय जनता पार्टी का तेजस्वी यादव से बात कर लेते। आज तो वो भतीजा बना हुए, तेजस्वी यादव से पूछते ना कि क्यों बोला था, हमको क्या बता रहे हैं आप? मुझसे बात कर रहे हैं, दीपक जी, मैं अपनी तथ्यों पर बात कीजिए, बीच में नहीं बोला, तथ्यों पर बात कीजिए। नहीं, आप शब्दों का और बदतमीजी का बात कर रहा हूं, तथ्यों पे कर रहा हूं भाई।
नहीं, ये तो तेजस्वी यादव को क्यों नहीं समझाया? कान पकड़ के समझाता है उसको। आज समझा पाएंगे क्या? सवाल पूछिए उनके ना। दाने पे तो जी रहे हैं आप एक राज्य नहीं बचा पाए, इस पर क्या जवाब है आपका? आप सुनिए, आप एक राज्य नहीं बचा पाए, इस पर क्या जवाब है आपका? मैं विषय पे आता हूं और मैं इनको बताना चाहता हूं, ये दूसरा प्रश्न इन्होंने कहा कि जब आपकी सीटें घटी तो क्या वो नीतीश कुमार जी की एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी? उसका भी इनके पास कोई जवाब नहीं है। मैं तीसरा तथ्य एक बताना चाहता हूं, पूरे 17 साल जो उन्होंने शासन किया होती ना, एक बार भी अपने बलबूते पर, अपनी हैसियत पर सरकार नहीं बना पाए। आप उस गठबंधन पे थे या नहीं? पर एक बार भी नीतीश कुमार सरकार नहीं बना पाए। अगर आप थे, नीतीश कुमार हमेशा बैसाखियों पर सरकार बनाए घटेंगी, तो मैं इसलिए आपको कहता हूं कि जो व्यक्ति अपने बलबूते पर नहीं बनाए उसकी ये प्रशंसा की गीत गा रहे हैं। नहीं, आप सुन लीजिए ना, तो आप इतने बड़े ताकतवर थे तो अकेले बना लेते ना सरकार। आप अवसर दीजिए। नहीं, आपको बहुत मिर्ची क्यों लगने लगती है आपको राजू जी? आप बीच बीच में बोलने लगते हैं, आपको इतनी तकलीफ क्यों होने लगती है? 2010 में 116 सीटें मिली थी। नहीं, आप बीच ये ज्ञान दे चुके भैया। आप मुझे बताओ, 2010 एक चुनाव आप बताओ जो नीतीश कुमार जी ने अपने बलबूते पर जीती थी। एक चुनाव बताइए आपने। 2010 में हमने सबसे पहले नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया। धो रहे थे हम लोग, मुख्यमंत्री हमारे कारण बने सबसे पहले। तो अब दीपक जी इनको तकलीफ हो रही है क्योंकि इनकी जो है पोल खुल रही है, भारतीय जनता तो इनको तकलीफ होती है। मैं इतने पूछ लेता हूं राजनीति में आए, एक बार पूछ लीजिए दीपक से लेकर 89 तक इतने बड़े नेता हो गए थे तो नीतीश कुमार अपने हैसियत पे एक बार सरकार बनाते? क्या आपकी हैसियत थी? अरे आपसे ज्यादा सीटें थे पहली बार जब मुख्यमंत्री बने हो, आपसे ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी की, और इस बार भी जो है आपसे बहुत ज्यादा सीटें आए थे 2015 में। 2015 में अपने बलबूते 53 सीटों पर सिमट गए थे। 90 सीटें मिली थी बीजेपी को, 90 से ज्यादा। अलायंस लेकर आए थे, 4 पार्टियों का। आप ये बताइए ना कि नीतीश जी आज तक अपने हैसियत पर सरकार बना पाए हैं क्या? सिमट गए थे। नहीं, आप सबसे पहले नीतीश कुमार जब बने तब किसकी सीटें ज्यादा थी बताइए? नहीं, आप सवाल का चिल्लाना पड़ेगा, जवाब आपको ये बदतमीजी करनी पड़ेगी, आप पर लागू होता है कि नहीं? चिल्लाना पड़ेगा, मुझे पता है राजू जी, आपको चिल्लाना पड़ेगा, आपको चिल्लाना पड़ेगा आपको बचाने के लिए अपने आपको। इसलिए आप डिबेट खराब कर रहे हैं। दीपक जी एक अच्छे खासे डिबेट को खराब कर रहे हैं क्योंकि इनके पास उत्तर नहीं। दीपक जी इनको बोलिए, शांति से डिबेट सुनिए। अगर इन्हें पैनल में बात करना नहीं आता है तो या तो मुझे इजाजत दीजिए। अरे भैया ये सब मत सिखाया करो मुझे इजाजत सिखाया करो। अरे पलटू चाचा मैंने नहीं कहा भैया, चुप कराइए। पलटू चाचा आज आपके भतीजे जो है व्यक्तिगत ना हो घटिया आदमी हो तो, बिल्कुल घटिया आदमी हो तो। अरे राजीव ये भी ना बोलिए, मैं उनको बोल रहा हूँ। बात में आ गए, प्लीज मैं दोनों से बोल रहा हूँ, मैं दोनों से बोल रहा हूँ। बंद कीजिए। नहीं, इस आदमी की औकात यही है। अरे प्लीज इनके पास तथ्य होते नहीं। अरे प्लीज राजीव जी वापस आ जाइए, देखिए नाराज ना होइए। चलिए ठीक है, G20 का लोगो एकाएक दिख गया, कोई बात नहीं, हम आगे चलते हैं, बहस को आगे ले जाते हैं। राजीव रंजन जी और के शर्मा जी की नोकझोंक आपने सुन ली, और राजनीति में ऐसी नोकझोंक चलती रहती है। राजीव जी चले गए, बुरा मान गए शायद, लेकिन बेहतर होगा जल्दी वो थोड़ी देर बाद हमसे एक बार फिर से जुड़ जाएं। मैं सीधे अंशुल के पास जाता हूं। अंशुल, ये दोनों आपने दोनों के आर्गुमेंट सुने, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि हमने एक एनालिसिस बनाया आज कि कांग्रेस ने जो है इन 3 राज्यों में क्या क्या गलती हुई कांग्रेस से या क्या क्या नहीं हुआ। एक हम पत्रकारों का एक विश्लेषण सुना रहा हूं, मेरे साथियों का, जी न्यूज के साथियों का, कि कांग्रेस क्यों फेल हुई। सबसे पहले पीएम मोदी के कद का नेता नहीं है, दूसरा कमजोर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, तीसरा जमीनी पकड़ वाले नेताओं की कमी, चौथा भारत जोड़ो यात्रा पर ज्यादा फोकस, पांचवा नेताओं की आपसी गुटबाजी, छठा क्षेत्रीय दलों की अनदेखी, सातवां आला कमान की निष्क्रियता और छोटे राज्यों पर कम ध्यान। क्या आप इस एनालिसिस से एग्री करते हैं? आपको लगता है कि अभी तो काम करने के लिए कई सारे पॉइंटर्स हैं? दीपक भाई, मैं कुछ गलतफहमियां दूर कर देता हूं, ध्वस्त कर देता हूं एक तरह से। ठीक है, त्रिपुरा की पहले बात करते हैं। सबसे पहले ये मत समझिएगा कि त्रिपुरा में अगर भाजपा वापस आई है वो इसलिए कि उनकी लोकप्रियता बढ़ी है। वहां तो एंटी इनकम्बेंसी है,
वहां पर तो मुख्यमंत्री को बीच में हटाया गया था। बल्कि गुटबाजी की बात करते हैं, वहां पर जब नए मुख्यमंत्री का नाम घोषित किया तो वहां के एक रामप्रसाद पॉल जी जो वहां के मुख्यमंत्री, उन्होंने जाके कुर्सी तोड़ दी। वहां पर मुख्यमंत्री को हटाया गया। वो किस लिए हटाया गया? इसलिए नहीं क्योंकि सब लोग अपना भरोसा व्यक्त कर रहे थे, बड़े लोकप्रिय थी सरकार, वहां पर समर्थन था। वो इसलिए क्योंकि सरकार के प्रति बड़ी नाराजगी थी। तो फिर जीत कैसे गए अंशुल? सरकार नहीं थी। अंशुल बताइए, जीत कैसे गए फिर? मतलब तो गजब बात है कि सरकार के लिए नाराजगी थी, इसके लिए नाराजगी थी, उसके लिए बोलने दीजिए ना। अच्छा बोलिए। नहीं, मैं तो काउंटर सवाल कर रहा हूँ। मत करिए ना। अब मैंने भी किसी पे हस्तक्षेप नहीं किया, मैंने कुछ नहीं कहा। बिल्कुल, अब मुझे बोलने तो दीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि जो विपक्ष के जो वोट थे उनका विभाजन हो गया। भाजपा की लोकप्रियता बढ़ी नहीं। ये आपका गलत विश्लेषण है, ये गलत एनालिसिस और निष्कर्ष है। विभाजन हो गया और उसकी वजह से जब वोटों का विभाजन हो जाता है तो वो भाजपा तो आगे इस वक्त निकल ही पाएगी। अंशुल कैसे विभाजन हुआ? आप और सीपीएम वहां परंपरागत प्रतिद्वंदी थे, आप दोनों ने अलायंस कर लिया तो विभाजन नहीं, ये तो जुड़ गया। टिपरा तो नई बनी पार्टी है वहां पर, ये तो जुड़ गया। भी है वहां पर जो एंटी इनकम्बेंसी जो वोट थे वो विपक्ष में जाकर बट गए। और किसमें बटे? आप तो अलायंस में लड़ रहे थे मेरे भाई। लोकप्रियता का प्रमाण ये नहीं है, उनकी लोकप्रियता का प्रमाण ये नहीं है जो आप बार बार कह रहे थे, मोदी जी का नाम। और ये देखिए, यहां पर एक और बात है, ये जो लाभार्थी शब्द मैं बार बार सुन रहा हूं, कई चैनल में भी गया था, बार बार किसी ने जिक्र किया कि यहां पर इन्होंने जो स्कीम्स की ये बड़ी सफल हुई। मैं ये बिल्कुल इस बात से सहमत नहीं हूं। मैं वहां पर घुमा हुआ हूं, वहां पर ये जो स्कीम्स हैं वो सिर्फ पेपर पे हैं, वो कागज पे हैं, वो सिर्फ सियाई पे हैं, वहां पर लागू नहीं होती। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में जाएं, यहां पर त्रिपुरा में जाएं या फिर मेघालय में जाएं, गारो हिल्स में जाएं या फिर ईस्ट नागालैंड में जाए, वहां पर तो सड़क नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये जितने भी लाभार्थी स्कीम्स हैं ये सिर्फ पेपर पे हैं वहां पर। और ये लाभार्थी स्कीम्स की बात कर रहे हैं, हो सकता है कोई और वजह से जीते हो, उनके गठबंधन है। देखिए एक और वजह है जिसमें विश्लेषण में आपने नहीं कहा, उस सूची में नहीं पढ़ा। यहां पर ये सरकार है, सरकार के पास बहुत ज्यादा पैसा है। ये पैसा क्षेत्रीय दलों को देते हैं जो उस पैसे का इस्तेमाल करते हैं भ्रष्टाचार में। भ्रष्टाचार के बहुत गंभीर आरोप है मेघालय में, नागालैंड में, त्रिपुरा में। ये तो आपने किया नहीं अपने विश्लेषण में। आप जानते हैं कितने सारे घोटाले हुए मेघालय में। भाई वो वोटर्स लिस्ट से भी ज्यादा हैं। भाई वहां पर एक मुडा है जिसको कहते हैं यहां पर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, मेघालय अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, वहां घोटाला हुआ। वहां पर डोम गिर गया, वहां पर जो नई मेघालय असेंबली गिर रही थी। कोविड का घोटाला हुआ, यहां पर कोल माइनिंग का घोटाला हो रहा है, पावर का घोटाला हो रहा है। उस तरफ नागालैंड में जो सफल हो रहे हैं, जो आगे बढ़ रहे हैं, वो सिर्फ मंत्री जी हैं, मुख्यमंत्री हैं और उनका मंत्रिमंडल है, और कोई नहीं। लेकिन अंशुल मैं फिर एक चीज आपसे कहना चाहूंगा यहाँ पर। मैं अब डीके दुबे जी के पास जाऊंगा, बहुत देर से हाथ उठा रहे हैं, जूही के पास जाऊंगा, मैंने उनसे बात ही नहीं की एक बार के अलावा। लेकिन अंशुल आप कैसी बात कर रहे हैं? देखिए नागालैंड में आपने कहा कि घोटाला हुआ, ये हुआ, बिल्कुल ठीक, लेकिन नागालैंड के जो मुख्यमंत्री थे वो फिर जीत के आ गए। आपने कहा त्रिपुरा में घोटाला हुआ, कुछ नहीं हुआ, सरकार हो गई, फिर से वहां पर बीजेपी की सरकार बन गई। आपको पता है मेघालय में जो सत्ताधारी पार्टी है वही, उसी के पास सबसे ज्यादा सीटें हैं, और बीजेपी और उनका अलायंस हो जाता है और बाकी दल फिर से मिल जाते हैं तो मेघालय में फिर सरकार बन जाएगी। अगर इतनी सारी बातें हैं तो जनता को कन्विंस ना कर पाना, क्या ये विपक्षी दलों की हार है? इस सवाल को भी मैं उठाऊंगा। मैं सीधे डीके दुबे जी के पास चलता हूं। डीके दुबे जी, अंशुल की बात पर आप क्या कहेंगे? ये हो सकता है, ये मैं बात से इनकार नहीं करता। ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास, फिर आऊंगा। पक्ष है वो रखना उनका अधिकार है, लेकिन एक बात जो मुझे समझ नहीं आती वो बिल्कुल साफ है कि कांग्रेस कहां है। और जो कांग्रेस के अंदर इन्होंने बहुत सारी चीजें आपने भी गिनाई कि ये एनालिसिस की, एक चीज शायद आप नहीं कह पाए, वो था आइडियोलॉजी। राष्ट्र प्रथम की आइडियोलॉजी भी तो बीजेपी के साथ है। वो कहां ले जाएंगे? जो राष्ट्र प्रथम कह के या राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ हर काम करते हैं, कोई भी पॉलिसी लेकर आते हैं वो राष्ट्र प्रथम के साथ लेकर आते हैं, वो लैक है कांग्रेस के अंदर। ऐसा कोई लीडर नहीं है जो इस पॉलिसी के साथ चल पाता। दूसरी बात,
जवाब आपने खुद ही दे दिया कि भैया जितने सारे घोटाले आप गिना रहे हैं या जो भी गिना रहे हैं, उनका परिणाम सबसे पहले तो जनता के सामने होता है ना। जनता की अदालत से बड़ी हमारे देश में डेमोक्रेसी में कोई अदालत नहीं होती। जनता की अदालत वेरीफाई कर रही है कि नहीं आप ठीक हैं। बहुत सारे प्रश्न खड़े किए जा सकते हैं क्योंकि प्रश्न मेरे ऊपर खड़े करेंगे और मैं से प्रश्न कर सकते हैं, अधिकार है। लेकिन फाइनली जब चूज करने का नंबर आए तो क्या वो मुझे चूज करते हैं? इसका मतलब ये हो गया कि हमारे बीच का जो संवाद है वो हम संवाद ओपन करते हैं तो संवाद है। अगर संवाद ओपन ही नहीं करेंगे तो संवाद कैसे होगा और चर्चाएं कैसे होंगी? इसलिए मुझे लगता है कि ये जो एनालिसिस बहुत सारी कर डाली, इसके पीछे एक आइडियोलॉजिकल व्यू, दूसरा नरेंद्र मोदी जी जैसा लीडरशिप, तीसरा नॉर्थ ईस्ट में जो डेवलपमेंट काउंसिल बनाई गई है, नॉर्थ ईस्ट में जो मिनिस्ट्री बनाई गई है, नॉर्थ ईस्ट में जो पूरे देश का फोकस लगाया गया है, वो सब कुछ परिणाम के रूप में जो इलेक्शन है वो दिख रहा है। इसलिए इसमें इसको अदरवाइज में ना लेकर इसको पॉजिटिव वे में लेना चाहिए। ठीक है, अंशुल जवाब देना चाहेंगे आप? डीके दुबे साहब ने कहा अदरवाइज ना ले, पॉजिटिवली ले। और मैं पॉजिटिव अदर देखिए, मैंने कभी इनकार नहीं किया कि कांग्रेस के सामने चुनौतियां नहीं है। ये तो मैं सबसे पहले कह रहा हूं। भरोसा जीतना है, जमहूरियत का यही नाम है कि लोगों से आपको भरोसा समर्थन चाहिए। लेकिन आप ये मत भूलिएगा, त्रिपुरा का उदाहरण ले लेते हैं, जो आदिवासी वोट है जिसमें प्रधानमंत्री ने बहुत तवज्जो दिया कि आदिवासी हो साथ में, हम उनके लिए इतना कार्य कर रहे हैं, इतने सारे स्कीम्स हैं, उन्होंने जरा सा वोट नहीं दिया भाजपा को। और आदिवासी खिलाफ नियम है इस सरकार के, वो तो बताते ही नहीं। मैं बताता हूं, वो संशोधन कर रहे हैं जो फॉरेस्ट रूल्स है उनमें। वहां पर नॉर्थ ईस्ट में डेवलपमेंट का दूसरा नाम है कि सारे जंगल काट दो। वहां पर प्रधानमंत्री का एक विकल्प था कि यहां पर पाम ऑयल बहुत जगह से आता है, पाम ऑयल की वजह से महंगाई भी बढ़ जाती है क्योंकि ये आयातित होता है, ये इंडोनेशिया से आता है, ये मलेशिया से आता है। प्रधानमंत्री ने ये कहा कि पाम ऑयल यहां पर बढ़ाने का एक सोल्यूशन ये है कि सारे जंगल काट के यहां पर प्लांटेशंस कर दो। ये तो वो जानते हैं, और इसका इकोलॉजिकल क्या इंपैक्ट पड़ेगा ये तो जानते नहीं वहां पर। मैं जवाब एक के शर्मा जी से ले लेता हूं। बार-बार कर रहे हैं। ठीक है, देखिए ये संशोधन ये कर रहे हैं कि जो जमीन है, जो आदिवासियों की जमीन है, जो उनके जंगल है, वो ले जा सकते हैं और उनको नॉन फॉरेस्ट यूज पे बिना इजाजत के इस्तेमाल किए जा सकते हैं। ये उनके संशोधन है। तो ये आदिवासी जितने भी अंशुल लंबा वक्त हो गया। के शर्मा जी, आपका जवाब क्या? इस तरह के संशोधन आप कर रहे हैं और क्या अंशुल के एनालिसिस से आप सहमत हैं? मुझे तो आश्चर्य है कि अंशुल जी को त्रिपुरा के आदिवासी समाज के विषय में पता ही नहीं है कुछ। ये तो पता नहीं किस बात कहा कि आदिवासी समाज की चर्चा कर रहे हैं। आपको पता है वहां पर जो पार्टी बनी है आदि जो राजा की, वो किस आधार पे बनी है? उसकी जानकारी आपको है? हमारा उससे समझौता होना था और उनकी डिमांड थी कि अलग त्रिपुरा का खंड जो है विभाजन हो जाए, अलग से हमें आदिवासी वो दीजिए। क्या हम त्रिपुरा का विभाजन होने देते? यह मुद्दा है। आपको इसकी जानकारी ही नहीं है क्योंकि आप कभी गए नहीं, आपको पता ही नहीं है। आपको यहाँ पर पता नहीं किसने बार-बार ये व्यक्तिगत सवाल कर रहे हैं। आप पहले ये समझिए, सुन लीजिए, अब सुनिए। विश्लेषण करिए ना। मैं गए होंगे तो फिर जानकारी होनी चाहिए था ना। ये मुद्दा ही नहीं हुआ। अब आइए दूसरी बात, आप दूसरी बात पे बताते। दीपक भाई मुझे कहने दीजिए, मैंने नहीं बोला। आप उनके जंगल ले रहे हैं। मैं जवाब दे रहा हूँ आपको, मैं जवाब भी दे रहा हूँ। वक्त बिल्कुल खामोश थे, हो एक शब्द नहीं बोले थे। लेकिन एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, मेरी टीम तैयार कर रही है। उससे पहले के शर्मा जी आप जवाब दीजिए और कंक्लूड कीजिए। मुझे जूही और मनोज जी के पास वहां पर परिस्थिति, वहां जल्दी मैं बताता हूं वहां पर कंफ्यूजन क्या है। वहां कंफ्यूजन ये है दीपक जी कि ये जो है इनका दोहरा चरित्र। ये समझते हैं कि देश का एक कोना दूसरे कोने को जानता नहीं। आप जो है आप केरल में इसी कम्युनिस्ट पार्टी से आप जो है विरोध में चुनाव लड़ते हैं, इसी कम्युनिस्ट पार्टी से। और यहीं पर एक मिनट में दोनों को रोकूंगा, माफ कीजिएगा। एक बहुत बड़ी खबर आ रही है मेरे पास, एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। G20 के विदेश मंत्रियों की बैठक की साइडलाइन पर, औपचारिक नहीं लेकिन दिल्ली में यूएस और रशिया के फॉरेन मिनिस्टर्स के बीच, जिसको कहते हैं ना आइस ब्रेक हुई है। अमेरिका और रशिया के फॉरेन मिनिस्टर्स के बीच आइस ब्रेक हुई है। कब से? यूक्रेन युद्ध के शुरू होने के बाद
पहली बार दोनों नेता आए हैं आमने सामने और पीएम मोदी ने खत्म की थी विवाद खत्म करने की अपील। उन्होंने पुतिन को भी कहा था कि युद्ध का वक्त नहीं है। जब वो इंडोनेशिया जब वो एससीओ की बैठक के लिए गए थे, एससीओ के शिखर सम्मेलन में गए थे, उसके बाद उन्होंने यूक्रेन से भी फोन पर बात की थी, पुतिन से भी लगातार फोन पर टच में हैं और प्रधानमंत्री की पहल पर यह बताया जा रहा है कि साइडलाइंस पर एंटनी ब्लिंकन और रशिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन दोनों की बातचीत हुई है। तो क्या अब रूस और यूक्रेन का जो युद्ध है उसको खत्म करने में भारत एक बड़ी भूमिका निभाने जा रहा है? जी हाँ, इसकी शुरुआत इसे कहा जा सकता है, क्योंकि कूटनीति में जो चीज होती है वो 1 मिनट या 1 दिन में नहीं होती है, इंस्टेंट कॉफी की तरह नहीं होती है। थोड़ा थोड़ा इंतजार करना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात, आइस ब्रेक होना, यानी जो गतिरोध है वो रूस और अमेरिका के बीच टूटा है। हमारे पास रूस के विदेश मंत्री की बाइट है, सुनते हैं उन्होंने क्या कहा है इस मुलाकात के बारे में। Assessment of the situation across the globe in general terms, and I completely share it. I think it has already been published, so you can familiarize yourselves with it. As for the assistance in resolving the crisis, on many occasions we have publicly stated that we have never refused to listen to serious suggestions that are made out of the sincere willingness to find a political resolution. One more time, I would like to remind you, when we are called to start negotiations, I do not remember anyone from the Western colleagues or from anyone else from any other countries talk to Ukraine to call them upon them to start negotiations. And I think there is a certain sad truth about this, because Ukraine is encouraged. कहना है कि कोई भी अगर कंस्ट्रक्टिव सजेशन किसी की तरफ से भी आता है, जब उनसे पूछा गया कि प्रधानमंत्री मोदी को कहा है, अमेरिका ने भी कहा है कि हम प्रधानमंत्री मोदी की पहल का इंतजार कर रहे हैं ताकि रूस और अमेरिका के बीच जो स्टैंड ऑफ है उसको खत्म किया जा सके, रूस और यूक्रेन के युद्ध को खत्म किया जा सके, तो उन्होंने कहा कि ऐसी कोई भी पहल होती है, ऐसे सिंसियर एफर्ट का रशिया भी स्वागत करेगा। तो अच्छी दिशा में जा रही है। मैं फिर साफ कर दूं, ये जो साइडलाइंस है G20 की, उस पर मुलाकात हुई है। ये औपचारिक मुलाकात यूएस और रशिया की नहीं है, लेकिन आइस ब्रेक करना डिप्लोमेसी में सबसे बड़ी बात है। यह आइस ब्रेक हुई है दिल्ली में G20 के विदेश मंत्रियों की बैठक में। वापस बहस पे चलते हैं। सीधे मैं यहां से उनके पास गया था, के शर्मा जी के पास। के जी अपना जवाब कंप्लीट करिए, फिर मैं जूही के पास जाऊंगा। देखिए दीपक जी, अभी जो आपने एक बहुत अच्छा खबर सुनाया, इससे ही समझा जा सकता है कि भारत आज विश्व में कितनी बड़ी ताकत बन के उभरा है और किस तरह से भारत के और प्रधानमंत्री मोदी जी की लोकप्रियता जो है पूरे विश्व में बढ़ी है और किस तरह विश्व के बड़े बड़े देश आज उनका सम्मान करते हुए और किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं। तो इससे ही कांग्रेस को थोड़ी सबक ले लेनी चाहिए कि कम से कम इस तरह से देश को नीचा और अपमानित ना करें और दिखाने की बार बार कोशिश ना करें। अब मैं आप मूल विषय पे आता हूं। अभी मैं कह रहा था कि आप कम से कम ये समझते हैं कि देश का दो कोना एक दूसरे को नहीं जानता। आप जो है त्रिपुरा में अलायंस करते हैं और केरला में एक दूसरे के विरुद्ध लड़ते हैं और आप सोचते हैं कि वहां की जनता को कुछ पता नहीं होगा। इसके पहले इसी त्रिपुरा में जो है कांग्रेस, यही कम्युनिस्ट कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की हत्या करते थे, यही कांग्रेस के कार्यकर्ता उनकी हत्या करते थे और आप दोनों राजनीतिक अस्तित्व बचाने के लिए आज एक हो गए ऊपर से। तो क्या आप समझते हैं कि आपको वहां कोई परिणाम मिलने वाला है? यही काम आपने जो है अपने अस्तित्व बचाने के लिए, आप बताइए, आपने बंगाल में किया, आपने बंगाल में किया। एक मिनट सुनिए, बीच में मत बुलवाइए, मैं बीच में नहीं बोलता हूं। वो बताइए, कंक्लूड करने दीजिए। आपने काफी लंबा बोला। आप मेरे साथ इतने सालों काम किए, टेलीविजन इतनी अच्छी तरह समझते हैं। आपका पहला प्यार तो टेलीविजन जर्नलिज्म ही था ना। के जी कंक्लूड करिए प्लीज। अब दूसरी बात मैं कहता हूं, क्योंकि इस बात को समझना पड़ेगा, आपको अस्तित्व की बात क्यों कर रहा हूं, कि इसका पिछला जो चुनाव था उसमें ये दोनों एक नहीं थे, ये कम्युनिस्ट कांग्रेस एक साथ नहीं लड़े। ऐसे ही जो है पश्चिम बंगाल के चुनाव में भी आप जब दोनों अपनी जमीन पकड़ने लगे तो आपने क्या किया, आपने फिर एक हो गए। तो देश इस आपके दोहरे रवैये को समझता है। दूसरी एक उदाहरण देके अपनी बात समाप्त करता हूं। दीपक जी, आप अच्छे से जानते हैं, एक नहीं कम से कम 100 घटनाओं का आपने कवर किया होगा कि नॉर्थ ईस्ट के बच्चे जब आते थे पढ़ने के लिए बेंगलोर में, दिल्ली में या बॉम्बे में,
किस तरह के उनके साथ जो है व्यवहार किया जाता था। ये कांग्रेस का जमाना था, ये कांग्रेस का जमाना था। उन बच्चों के साथ में कैसा व्यवहार होता था। हम वो जो है संघ की ओर से, भाजपा की ओर से अभियान चलाते थे उन बच्चों को घरों में रखने के लिए और उनको जो है सुरक्षा देते थे समाज के अंदर, और कांग्रेस की मुंह बंद होती थी और कांग्रेस उस पर एक शब्द नहीं बोलती थी। नॉर्थ ईस्ट के साथ ऐसा व्यवहार इन लोगों ने किया जैसे वो हमारे देश का हिस्सा ही न हो। ठीक है, और इस तरह का व्यवहार बना दिया था उनके साथ। तो आज उस पूरे परिस्थिति को हमने बदला है। आज उसको हमने हर तरह से, रेल कनेक्टिविटी हो, हाईवे कनेक्टिविटी हो, सड़क मार्ग हो, हर से जोड़कर और तमाम तरह की व्यवस्थाएं देकर, तमाम तरह का डेवलपमेंट करके उनको एहसास कराया है कि आप भारत के साथ सीधे हमने कितने समझौते आपने मेरे किए। पहले सवाल का जवाब नहीं दिया। मैंने कहा कि अगर आगे की संभावना बनी तो आप भी दिल्ली की सत्ता पर तभी मोदी जी को हटा पाएंगी जब आप लोग आपस में मिल जाएंगे, क्योंकि पश्चिम बंगाल तो या तो नॉर्थ ईस्ट की पार्टी है या फिर वेस्ट बंगाल की। आप 543 सीट तो लड़ते नहीं है और ना ही आने वाले समय में लड़ेंगे, तो या तो आपको कांग्रेस से अलायंस करना पड़ेगा या किसी और से। अब कांग्रेस कह रही है कि हमारी तो टीएमसी से कट्टी है, ये बीजेपी की बी टीम है, हम इनके साथ चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम इनके साथ नहीं खेलेंगे। आपसे समझना चाहता हूं अब आपकी क्या स्ट्रैटेजी होगी, क्योंकि टीएमसी, आप और बीआरएस को साफ कह चुके हैं कि हम नहीं लेंगे कांग्रेस की टीम में। कहां क्या चुनाव लड़ेगी और क्या गठबंधन करेगी? दीपक जी, हम लोग 2024 में हम लोग देश के जनता के साथ गठबंधन करेंगे। हम किसी पार्टी के साथ गठबंधन में अभी नहीं जा रहे, बट हाँ, गठबंधन का ऑप्शन खुला रहेगा। कोई भी पार्टी जो बीजेपी के खिलाफ लड़ सकता है वो हमारे साथ गठबंधन में स्वागत है सभी को। लेकिन जो बात हम कांग्रेस के साथ अब बोल रहे हैं, बता रहे हैं कि कांग्रेस के साथ क्यों नहीं गठबंधन करेंगे। केरला में ये लोग सीपीएम के साथ लड़ता है जाके, यहाँ पर त्रिपुरा में जाके सीपीएम के साथ कांग्रेस का अलायंस हो जाता है। बंगाल में भी सीपीएम के साथ इनका अलायंस हो गया और अभी जो बाईपोल इन्होंने जीता है वो भी ये अलायंस था, दोनों का गठबंधन था सीपीएम और कांग्रेस का। तो कांग्रेस जो 0 सीट मिलने वाला एक पार्टी था यहाँ पर बंगाल में, तो सीपीएम के साथ गठबंधन करके आज 1 सीट उनको मिल गया। तो बात ये है कि कौन बी टीम है कौन ए टीम है, ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि देखिए जो सागरदीघी का जो बाईपोल का इलेक्शन है उसमें आप अगर देखेंगे उसमें 22% वोट शेयर था बीजेपी का, 13% उसमें अभी 13% हो गया बीजेपी का जो वोट शेयर है, और बाकी जो आपका बाकी बचा जो परसेंटेज है, मतलब वहां पर ऑलमोस्ट 9% के आसपास ट्रांसफर हो गया कांग्रेस और सीपीएम में। तो कौन किसका ए टीम है बी टीम है ये साफ हो गया सागरदीघी के इलेक्शन से। यहाँ पर गठबंधन सागरदीघी में वेस्ट बंगाल में हुआ है, बीजेपी कांग्रेस सीपीएम सब एक साथ, और तृणमूल कांग्रेस के ऑपोजिशन में सब ऑपोजिट में लड़ रहे हैं। तो आज हम लोग बता रहे हैं, जवाब दीजिए भाई। एक को माइनस कर दिया आपने पश्चिम बंगाल में, एक को माइनस कर दिया तेलंगाना में, एक को माइनस कर दिया दिल्ली में, तो गठबंधन बचाने की आपकी गुंजाइश कहां बची है? कहां बढ़ाएंगे आप यूपीए को? नहीं, गठबंधन तो बहुत जरूरी है। विपक्ष एकता एक समय की अनिवार्यता है, ये जरूरत भी है। हम चाहते हैं कि विपक्ष एक हो। विपक्ष पहले एक हुआ भी था, यूपीए 1 का उदाहरण है, यूपीए 2 का भी उदाहरण है। बहुत एक तरह से सफल सरकार उसमें चली थी, वहां पर हमने बहुत सारे कानून बनाए थे, मनरेगा उसी वक्त आया था। तो हम जानते हैं गठबंधन सरकार को कैसे चलाना है और विपक्ष को एक कैसे करना है, हम जानते हैं, पहले हमने किया है। आपकी अलग अलग राज्य में अलग अलग पॉलिसी है, आपका विचारधारा क्या है वो तो पहले देश के जनता को बताइए। नहीं देखिए राज्य स्तर पर, बट अंचल आपको पता है आपकी पार्टी ने इनकी पार्टी के बारे में क्या कहा है? मैं आपको थोड़ा देखिए वो सब नहीं तो आपको भी पता है कि उनकी पार्टी ने हमारे बारे में क्या कहा है, वो भी आपको पता होगा ना। हाँ, मैं यही कह रहा हूं, एक स्तर पर अगर 3 कट्टी पहले हो गई है तो अब्बा किससे होगा दोस्ती? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। देखिए, एक तो राज्य रियासतों के स्तर पर प्रतिद्वंदिता तो होती है, लेकिन जब राष्ट्र की बात आती है, जब एक सेक्युलर फ्रंट की बात आती है, तो बात बिल्कुल बदल जाती है। विपक्ष एकता की अपनी डायनामिक है, उसकी अपनी ऑर्गेनिक स्थिति है। वो राज्य सरकार और जो रियासतों का इलेक्शन होता है उससे कंपेयर नहीं किया। मैं यहीं पर, मैं इसी नोट पर रोकूंगा, मैं इसी नोट पर रोकूंगा। एक तरफ कह रहे हैं ऐसे उनकी लीडरशिप रियासत क्या, ये शाहजादे और रियासत कहां के आ गए?
ये शहजादे और रियासत कहाँ से आ गए? ठीक है, मैं यहीं पे रुकूंगा, एक दिन फिर बैठ जाएंगे, ठीक है भाई। अंशुल को बुला के एक बार फिर बैठ जाएंगे, जूही को भी बुला लेंगे, मनोज जी को बुला लेंगे। एक बड़ी खबर इस वक्त फिर आ रही है। एक बड़ी खबर यह है कि भारत चीन जो है उनके विदेश मंत्रियों के बीच बातचीत हुई है, शेड्यूल बातचीत है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इसकी जानकारी दी है। दोनों देशों के रिश्ते पर बात हुई है। बॉर्डर क्षेत्र में शांति बहाली पर चर्चा हुई है। 45 मिनट तक दोनों मंत्रियों के बीच बातचीत हुई है। और कल चीन के नेता जब आ रहे थे G20 की बैठक में शामिल होने के लिए, जहां पर हमारी द्विपक्षीय मुलाकात हुई है, तब उन्होंने गलवान पर अपने स्टैंड को भी नरम किया था भारत आने से पहले। The China meeting, I met Minister Chen Gang on the sidelines of the conference this afternoon. It's our first meeting after he took over as foreign minister. So we spent I don't know, maybe about 45 minutes talking to each other. And the bulk of our conversation, understandably, was about the current state of our relationship, which many of you have heard me describe as abnormal. And I think those were among the adjectives that I used in that meeting. We have, there are real problems in that relationship that need to be looked at, that need to be discussed very openly and candidly between us. That's what we